हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मर्चेंट बैंक्स होती क्या है और वो क्या काम करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जो मर्चेंट बैंक्स है वो नॉर्मल पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करती, बल्कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं। मेनली जो है मर्चेंट बैंक एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को वेरियस एस्पेक्ट के ऊपर, जैसे कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उन्हें कैसे यहाँ पर शेयर्स को इशू करना चाहिए, ताकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो सके और कंपनीज को एक्सपर्टीज की जो सर्विसेज है वो यहाँ पर मिल पाए। तो जो मर्चेंट बैंक्स है वो बड़ी बड़ी कंपनीज को एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि जो कंपनीज है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। तो यहाँ पर आपको मर्चेंट बैंक का जो मीनिंग है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, मर्चेंट बैंक डू प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मर्चेंट बैंक्स है वो यहाँ पर रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फिर फॉल्स। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो मर्चेंट बैंक्स हैं वो नॉर्मल पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करते, यानी कि वो नॉर्मल पब्लिक से ना तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और ना ही उसे कोई एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ही डीलिंग करते हैं और उनको ही एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस मर्चेंट बैंकिंग, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मर्चेंट बैंकिंग को डिफाइन कर रही है? पहला, इट प्राइमरली इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। बिल्कुल करेक्ट है। जो मर्चेंट बैंकिंग है उसके अंदर बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइस और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है लार्ज कॉर्पोरेट्स को मर्चेंट बैंक्स के द्वारा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये डिफाइन कर रहा है। इट कंडक्ट्स अंडरराइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजिंग एंड फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन। बिल्कुल करेक्ट है। तो मर्चेंट बैंक्स क्या करते हैं? वो बेसिकली लार्ज कंपनी को एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किसके रिगार्डिंग? कि वो कैसे यहाँ पर अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है, और अपने वो कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, डेट इक्विटी रेशियो को कैसे वो एक लिमिट के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं, उनके बारे में एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद मर्चेंट बैंक डू नॉट प्रोवाइड रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है वो अच्छी तरीके से डिफाइन करती है मर्चेंट बैंकिंग को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which regulatory authority is responsible for regulating and overseeing the operations and compliance of merchant banks in India, ensuring they adhere to financial laws and regulations? ठीक है, तो कौन सी यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि हमारे देश के अंदर मर्चेंट बैंक के ऑपरेशंस को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ओवरसी करते हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो मर्चेंट बैंक है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो काम करे, ताकि जो कंपनीज हैं उनका किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्लाइंट्स का किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ऑप्शन ए गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मर्चेंट बैंक्स है ना, ये बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट में जो है वो डीलिंग करती है, यानी कि वो अपना ज़्यादातर जो काम है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर जो है वो परफॉर्म करती है। और सिक्योरिटीज़ मार्केट को मेनली सेबी जो है हमारे देश के अंदर रेगुलेट करता है, इसीलिए मर्चेंट बैंक को भी रेगुलेट करने का काम सेबी ही जो है वो करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखो, जो पहला मर्चेंट बैंक था इसको 1969 के अंदर सेटअप किया गया था ग्रिंड लेज बैंक के द्वारा। उसके बाद सिटी बैंक ने भी अपना मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन स्टार्ट किया था 1970 के अंदर। उसके बाद एसबीआई ने भी मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट कर दी थी 1973 के अंदर, और आगे चलकर आईसीआईसी ने भी मर्चेंट बैंकिंग को स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 1974 से लेकर 1985 तक जो मर्चेंट बैंकर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज कंपनीज को प्रोवाइड की, जिसकी वजह से कंपनीज को भी काफ़ी बेनिफिट मिला और कंपनीज की भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई।
उसके बाद मर्चेंट बैंक्स ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेबी 1992, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1992 के अंदर जो मर्चेंट बैंक्स है उसको सेबी के कंट्रोल के अंदर लेकर आया गया, यानी कि अब से सेबी जो है वो उसको रेगुलेट करने लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स हैंडल द प्रोसेस ऑफ इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग द इशुएंस ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, तो देखो मर्चेंट बैंकर ना बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है कंपनीज के लिए, जिसके अंदर अंडरराइटिंग, इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट काउंसिल, ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं। इनमें से ही एक फंक्शन के अंदर जो मर्चेंट बैंकर होता है वो बेसिकली एक इशू मैनेजर के तौर पर काम करता है। ठीक है, और सिक्योरिटीज को इशू करने की पूरी जो प्रोसेस होती है उसको मैनेज करने का जो है वो काम करता है, जिसके अंदर वो बेसिकली यहाँ पर जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं उनको इशू करने की पूरी प्रोसेस है उसको मैनेज करता है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो करता है, और इंश्योर करता है कि जो शेयर्स वगैरह है उनको अच्छे तरीके से इशू की जा सके, ताकि जो कंपनीज है वो फंड रेजिंग सही तरीके से कर पाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, इशू मैनेजमेंट इज अ करेक्ट आंसर। इशू मैनेजमेंट आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, अब ये जो इशू मैनेजमेंट फंक्शंस है इसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है यहाँ पर प्री इशू एक्टिविटीज और दूसरा है आपका पोस्ट इशू एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब हम शेयर्स को या डिबेंचर्स को इशू करने की बात करते हैं उसकी एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को ही हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है शेयर्स को इशू करने से पहले और एक है शेयर्स को इशू करने के बाद। तो जो मर्चेंट बैंकर होता है वो इस पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है, इसीलिए उसे शेयर्स को इशू करने से पहले भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है और शेयर्स को इशू करने के बाद भी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पर प्री इशू एक्टिविटीज की बात करें, शेयर्स को इशू करने से पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज मर्चेंट बैंकर परफॉर्म करता है। सबसे पहले देखो इशू की जो प्राइसिंग है उसको डिटरमाइन करता है, यानी कि वो कंपनी के साथ में मिलकर सिक्योरिटीज को किस प्राइस पे इशू किया जाएगा वो डिटरमाइन करता है और एक अच्छा प्राइस ढूंढकर निकालता है। फिर यहाँ पर शेयर्स को इशू कर दिया जाता है, फिर शेयर्स को इशू करने के बाद उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है ताकि लोग उसको सब्सक्राइब करें, खरीदे, और अंडरराइटिंग की फैसिलिटीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अंडरराइटिंग क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोस्ट इशू एक्टिविटीज अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जैसे ही शेयर्स को कंपनी इशू करती है तो लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। इसके लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म भर इसके लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और कुछ यहाँ पर फंड्स भी जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर जो है वो इस उन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भी रिसीव करता है, कलेक्ट करता है, साथ के साथ जो फंड्स आए हैं उनको भी कलेक्ट करता है। उसके बाद सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद शेयर्स की अलॉटमेंट की जाती है। तो जिनको शेयर्स अलॉट कर दिया जाता है वो तो ठीक है, वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, पर जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किया था उसका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। फिर फाइनली जिनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट जो है डिस्पैच कर दिए जाते हैं। शेयर सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि हमने कंपनी के अंदर शेयर जो है वो खरीदे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरराइटर की जो ऑब्लिगेशन है उसको यहाँ पर असेस किया जाता है कि अंडरराइटर को कितने यहाँ पर शेयर जो है वो खरीदने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मर्चेंट बैंकर serves as a debenture trustee ensuring the interest of debenture holders are protected and that the term of debenture issues are adhered to. debenture trustee is appointed by। ठीक है, सबसे पहले ये debenture trustee है क्या इसको यहाँ पर समझिए। देखो जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक को, डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक को और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 18 महीनों से ज़्यादा का होता है, तो उस केस में कंपनी को एक थर्ड पार्टी को एज अ डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट करना होता है। और डिबेंचर ट्रस्टी का काम होता है कि वो यहाँ पर पूरी की पूरी जो प्रोसेस है डिबेंचर्स को इशू करने की उसको मॉनिटर करे और इंश्योर करे कि जो डिबेंचर्स हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही इशू किया जाए और फंड्स को कलेक्ट किया जाए, और जो कंपनी है वो भी यहाँ पर डिवेंचर्स को सही तरीके से यहाँ पर जो है वो यूटिलाइज करे, फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज करे ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो डिवेंचर ट्रस्टी का क्या काम होता है, तो पूरी की पूरी प्रोसेस को पहले मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाए। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी है, क्योंकि देखो इन्वेस्टर को जो सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है उसको भी मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी का मिस यूज ना किया जाए। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो वो इन्वेस्टर्स के बेहाफ पर उसके ऊपर लीगल केस वगैरह भी जो है
वो करता है। तो मेन काम डिबेंचर ट्रस्टी का क्या होता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से इन्वेस्टर को किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो इसका जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है इश्यूर कंपनी। जो इश्यूर कंपनी होती है वो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बाय कंपनीज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिबेंचर एक्सीड्स फ्रॉम। तो देखो हर केस में डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक खास मेच्योरिटी पीरियड होता है। अगर इससे एक्सीड कर जाता है डिबेंचर का टर्म पीरियड, तो वहां पर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। तो वो मेच्योरिटी पीरियड कितना है, 12 मंथ, 16 मंथ, 18 मंथ या फिर 20 मंथ। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, वो मेच्योरिटी पीरियड कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 18 मंथ इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर 18 मंथ से डिबेंचर का मेच्योरिटी पीरियड एक्सीड हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना जो है वो जरूरी रहता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन एमबीएफ एग्जाम्स मिल जाएगी। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है, वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन एमबीएफ मिल जाएगी, और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मर्चेंट बैंक्स ऑफर्स कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, इट एडवाइज रिगार्डिंग, इट गिव्स एडवाइस रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं ना, ये बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो किसके रिगार्डिंग एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग स्ट्रेटजीज, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ये तीन इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनके ऊपर एडवाइस दी जाती है। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर क्या है, देखो कोई भी कंपनी हो उसको अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, और वो फंड दो तरीके से अरेंज करती है। एक वो ऑनर से पैसा मंगवा लेती है, जो कि होता है इक्विटी, और एक वो थर्ड पार्टी से लोन ले लेती है, जो कि आपका होता है डेट। तो एक कंपनी ने कितना डेट का पैसा यूज किया हुआ है, कितना इक्विटी का पैसा यूज किया है, इसी को हम डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल से मान के चले, एक एक्सवाइजेड कंपनी है, इसको पैसों की जरूरत थी, तो इसने यहाँ पर 60 करोड़ रुपए ऑनर से मंगवा लिए और 40 करोड़ रुपए जो है वो डेट से मंगवा लिए। तो 60% जो पैसा लगा हुआ है वो ऑनर्स का है, 40% जो है वो डेट वालों का है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेट इक्विटी रेशियो है। तो ये बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशियो जो है वो एक से कम ही होनी चाहिए। तो इस रेशियो को कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग एडवाइस दी जाती है। फिर बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली ये बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा इक्विटी का यूज किया हुआ है और कितना पैसा डेट का यूज किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, 60-40, मतलब कि 60 इक्विटी का पैसा है, 40 डेट वालों का पैसा है। तो ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब डेट का पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग स्ट्रेटजी इसके लिए तो एडवाइस देता ही है। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉयज, इसके रिगार्डिंग कोई भी एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A company issuing the shares to public shall appoint a financial institution as a monitoring agency for monitoring the issue if its value exceed from। देखो अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जो हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, और वो शेयर्स अगर पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं, तो उस केस में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी जो है वो अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, ताकि वो इशू जो शेयर्स को इशू करने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर मॉनिटर जो है वो कर पाए। तो वो स्पेसिफाइड अमाउंट कितनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 500 करोड़। ठीक है, अगर 500 करोड़ से ज्यादा के जो शेयर्स है वो पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, तो उस केस में उसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी
अपॉइंट करना पड़ेगा कंपलसरी, और मॉनिटरिंग एजेंसी जो है शेयर्स को इशू करने की पूरी की जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर करके इंश्योर करेगी कि शेयर्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही इशू जो है वो किया जाए, ताकि इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का लॉस ना हो फ्यूचर में जाकर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो कि यहाँ पर कार बनाकर मार्केट में सेल करती है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने देखा कि एक कार का जो प्राइस है वो 6 लाख रुपए का है, यानी कि 6 लाख रुपए की कार जो है वो बिक रही है मार्केट के अंदर। और एक्सवाइजेड कंपनी ने देखा कि ये 5 लाख रुपए में जो है वो बन जाती है, यानी कि इस कार को बनाने की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए जो है वो आती है। तो कंपनी ने सोचा कि वो यहाँ पर 5 लाख में कार बनाएंगे और 6 लाख रुपए में सेल करेंगे और सीधा सीधा इनका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये सोचकर इन्होंने 100 कारें जो है वो बनाई। पर हुआ क्या, जब सेल करने की बारी आई तो प्राइस जो है वो कम होकर सिर्फ 5 लाख रुपए रह गया, यानी कि इनको 5 लाख रुपए में कार जो है वो सेल करनी पड़ी, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि 5 लाख रुपए तो इनकी कॉस्ट ही थी, यानी कि 100 कारों के ऊपर उन्हें 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है। तो ये जो रिस्क होता है ना प्राइस फ्लक्चुएशन का, इसी को मैनेज करने के लिए हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट का जो है वो यूज करते हैं। अब कैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज करके हम इस रिस्क को मैनेज कर पाते हैं, इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। तो मान के चलिए एक्सवाइजेड कंपनी ने फिर से कारों को बनाने का सोचा। ठीक है। यानी कि फिर से वो 5 लाख की कार बनाएंगे और 6 लाख रुपए में सेल करेंगे। मान के चलिए कि प्राइस फिर से बाद में 6 लाख रुपए का हो गया। अब एक्सवाइजेड कंपनी रिस्क को मैनेज करना चाहती थी, ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन का है, तो इसने एक बी पर्सन को ढूंढा और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि एक्सवाइजेड कंपनी जो है वो 100 कारें बनाएगी और 6 महीनों के बाद बी को 100 कारें 6 लाख रुपए के हिसाब से सेल करेगी, यानी कि एक कार 6 लाख रुपए की बेचेगी। तो बी ने भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एक्सवाइजेड कंपनी ने अपना ये जो रिस्क था ना प्राइस फ्लक्चुएशन का, उसको यहाँ पे जो है वो मैनेज कर लिया। क्यों? क्योंकि अब अगर फ्यूचर में जाकर प्राइस 5 लाख रुपए भी हो जाता है, तब भी एक्सवाइजेड कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो 6 लाख रुपए में बी को जो है वो सेल करेगा और बी को ये खरीदना ही पड़ेगा। तो इनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, इसी को हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है। ओके। तो ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इनकी वैल्यू उस एसेट से ड्राइव की जाती है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर जो एसेट है वो है कार, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 6 लाख रुपए है। तो इस एसेट से ही इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो ड्राइव की जाएगी। ठीक है। अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, और उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा आते होंगे, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ज्यादा होगा, और अगर इसका ऑपोजिट होता है तो वो कम होगा। ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आप फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इसमें से हमारा कौन सा फंक्शन नहीं है डेरिवेटिव प्रोडक्ट का। पहला देखो, डेरिवेटिव मैनेजेस मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द अंडरलाइंग एसेट। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपकी कोई एसेट है और उसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस होते रहते हैं, तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन से रिलेटेड जो भी रिस्क है ना, उसको आप मैनेज कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो डेरिवेटिव प्रोडक्ट की हेल्प से। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और डेरिवेटिव जो है वो रिस्क को भी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, यानी कि जो रिस्क एडवर्स पीपल होते हैं, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं होता है, उनसे रिस्क को ट्रांसफर कर दिया जाता है रिस्क ओरिएंटेड पीपल के ऊपर। जैसे इस एग्जांपल के अंदर जो बी पर्सन था वो एक रिस्क ओरिएंटेड पीपल था जिसको रिस्क लेना पसंद था, और जो एबीसी कंपनी थी वो रिस्क एडवर्स पीपल था जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं था। तो हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से इसका जो रिस्क था वो बी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अब से जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया डेरिवेटिव का, तो प्राइस में जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगी उसका जो रिस्क है वो बी फेस करेगा, एबीसी कंपनी फेस जो है वो नहीं करेगी। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डेरिवेटिव आर टिपिकली यूज्ड एज अ मींस ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज। तो ये गलत है। डेरिवेटिव का यूज कैपिटल को रेज करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका काम होता है सिर्फ यहाँ पर रिस्क को मैनेज करना। ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की लिक्विडिटी को इंप्रूव करता है। बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो, आप किसी अनलाइन एसेट के लिए अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो आपने पहले ही उसकी सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं होती, आपको बायर या फिर सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने पहले ही किसी बंदे को ढूंढा हुआ है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो आप सीधे जाकर उससे या तो अंडरलाइंग एसेट को परचेज कर लेते हो या फिर सेल कर देते हो। तो ये भी करेक्ट है, ये फंक्शन होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट का नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेरिवेटिव मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट प्लेस वेयर द डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इंक्लूड्स, ठीक है। देखो, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऐसे रास्ते में नहीं मिल जाते, उसकी एक मार्केट होती है जहां पर जाकर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। और वो जो मार्केट होती है उसको हम डेरिवेटिव मार्केट जो है वो कहते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली यहाँ पर दो टाइप्स की होती है, ठीक है। कौन कौन सी दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दो तरह के डेरिवेटिव मार्केट है, एक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। अब ये होते क्या है, तो एक एक करके इनका मतलब जो है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव का। देखो, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ऐसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके बिना किसी एक्सचेंज में जाए बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलिए, एबीसी कंपनी थी और यहाँ पर बी पर्सन था। तो एबीसी कंपनी ने बी पर्सन के साथ कांटेक्ट किया और दोनों ने मिलकर डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया। और इन्हें किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी एक्सचेंज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट हुआ, ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव प्रोडक्ट हुआ। और ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है। फिर आता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। ये ऐसे स्पेशल डेरिवेटिव्स होते हैं ना जिनको सिर्फ एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको इनको बाय और सेल करना है तो आपको एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, एक्सचेंज के एक मेंबर के थ्रू ही आप यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हो। और जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं उनको बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो है वो खरीदा और बेचा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट की जो टाइप्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू एलिजिबल पार्टीज with or without the use of intermediary without going through exchange is known as, ठीक है। तो ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो एलिजिबल पार्टीज के बीच में जो है वो ट्रेड किया जाता है डायरेक्टली, बिना किसी इंटरमीडियरी की, बिना किसी एक्सचेंज में जाए, तो उन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इज द करेक्ट आंसर। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स आपके करेक्ट आंसर जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखो, दीज आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज ट्रेडेड ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो पहले से ही फिक्स होती है, ठीक है। और काफी ज्यादा यूनिफॉर्म होती है, ओके। और इनको हम ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के थ्रू ही जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। These derivative have fixed term including contract size, expiration dates and settlement procedure। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट का साइज पहले से ही फिक्स होता है, एक्सपायरेशन डेट्स यहाँ पर पहले से ही फिक्स होती है। These derivative benefit from high liquidity and price transparency due to being traded on public exchanges। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, इनको यानी कि आप इनको आसानी से बाय और सेल जो है वो कर सकते हो। और प्राइस भी काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट जो है वो रहता है क्योंकि इनको हम पब्लिक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं। दीज डेरिवेटिव्स आर ओनली अवेलेबल टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉट एक्सेसिबल टू रिटेल ट्रेडर्स। तो ये गलत है क्योंकि ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी के सारी तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडर डेरिवेटिव। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट फॉर अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एंड दीज आर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो देखो, दो पार्टीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर एसेट को एक फ्यूचर डेट के ऊपर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर जो है वो बाय और सेल करेंगे, और वो एग्रीमेंट ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है फॉरवर्ड, फ्यूचर ऑप्शंस या फिर बोथ ए एंड बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड इज अ करेक्ट आंसर। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट ही होता है आपका। तो इसको अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझे तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन। ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपनी जो कार है वो यहाँ पर 6 महीनों के बाद 5 लाख रुपए के हिसाब से सेल करूंगा।
ठीक है, तो बी यहाँ पर मान गया और इसने भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया जा रहा है दो पार्टीज के अंदर कि वो एक पर्टिकुलर एसेट जो कि कार है उसको एक फ्यूचर डेट जो कि 6 महीनों के बाद है एक पर्टिकुलर प्राइस पर बाय और सेल करेंगे। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, ये जो फ्यूचर है ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। पर डिफरेंस क्या होता है कि जो फॉरवर्ड होता है वो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पर ये जो फ्यूचर्स होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि इनको अगर आप बाय और सेल करना चाहते हो तो एक्सचेंज के थ्रू ही हो सकता है। और यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशंस होती है वो काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज जो है वो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राइस, तो यहाँ पे एक राइस का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जहां पर फॉरवर्ड प्राइस जो है वो सेट किया गया है 5,000 पर बशल। व्हाट डज दिस प्राइस रिप्रेजेंट? देखो यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि जो राइस है उसको 5,000 पर बशल के रेट पर बाय और सेल किया जाएगा। तो ये जो प्राइस दिया गया है 5,000 पर बशल, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर राइस को करंटली ट्रेड किया जा रहा है मार्केट के अंदर, या फिर एक ऐसा प्राइस जहां पर राइस को एक फ्यूचर डेट के ऊपर जो है वो बाय और सेल किया जाएगा, या फिर एक ऐसा प्राइस जहां पर इमिडिएटली बेसिस पे राइस को डिलीवर किया जाएगा जिस प्राइस के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो 5,000 पर बशल रेट है ये बेसिकली एक ऐसा प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर राइस को एक फ्यूचर डेट के ऊपर बाय और सेल जो है वो किया जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक कमोडिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। These contracts are traded on organized exchanges, are used by investor for hedging and speculative purposes। ठीक है, तो ऐसे स्टैंडर्डाइज लीगल एग्रीमेंट जहां पर दो पार्टीज एग्री कर रहे हैं, यानी कि एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर एसेट को एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस के ऊपर एक फ्यूचर डेट के ऊपर बाय और सेल करेंगे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड जो है वो किए जा सकते हैं, और इसका यूज इन्वेस्टर करते हैं हेजिंग और स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ करेक्ट आंसर। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो है तो सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है कि ये आपके एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड किए जाते हैं और ये आपके यहाँ पर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जो है वो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट नॉट डिफाइंस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं करती? सबसे पहले ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन। ठीक है, ए पर्सन ने बी पर्सन को कहा कि मैं आपको एक कार जो है वो 7 महीनों के बाद 5 लाख के हिसाब से सेल करूंगा और आपको ये बाय करना पड़ेगा। तो बी मान गया और इनके बीच में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो बायर है यानी कि जिसने इस राइट को खरीदा है, ठीक है, सेल करने का राइट जो खरीदा है वो ए है। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का नाम ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बायर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है उसकी उसके पास ऑप्शन होती है कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि वो कार को सेल कर सकता है ए पर्सन, या फिर वो मना भी कर सकता है। जैसे अगर कार का प्राइस फ्यूचर में जाकर 6 लाख हो सकता है, हो जाता है, तो उसे बी को 6 लाख रुपए 5 लाख में सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 5 लाख में उसने सेल की तो उसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर बायर को ऑप्शन मिल रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, उसी को हम यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो, द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट नॉट डिफाइंस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं करती है। सबसे पहले ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन। ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो यहाँ पर एक कार जो है वो 6 लाख रुपए का सेल करेगा 6 महीनों के बाद बी पर्सन को। ठीक है, ठीक है, और ए पर्सन के पास राइट है, ए पर्सन के पास राइट है कि वो यहाँ पर 6 महीनों के बाद इस कार को सेल करेगा बी पर्सन को। पर ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कि अगर इसका मन किया तो ये अपना मन बदल भी सकता है, यानी कि ये सेल करने से मना भी कर सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच में, इसी को हम यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या है कि वहां पर दोनों पार्टीज को अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि सेल परचेज करनी होती है। पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की खासियत है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बायर होता है, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया होता है, उसके पास राइट तो होता है कि वो सेल परचेज कर सकता है, पर ऑब्लिगेशन नहीं होती है। उसका मन किया तो वो मना भी कर सकता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करी है, पहला देखो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट द बायर राइट टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट ऑन अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो बायर को एक राइट देता है कि वो एक अंडरलाइंग एसेट को प्रीडिटरमाइंड प्राइस के ऊपर एक फ्यूचर डेट के ऊपर बाय और सेल कर सकता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेट द बायर टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑब्लिगेट करता है बायर को कि आपको अंडरलाइंग एसेट को खरीदना और बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन नहीं होती है, सिर्फ राइट होता है। उसके बाद जो राइट टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट होता है, इसे यहाँ पर बायर को एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के अंदर जो है वो एक्सरसाइज करना होता है। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है कि अगर 6 महीनों का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 महीनों के अंदर में उसे एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, दिस सर्व पर्पसेस सच एज हेजिंग अगेंस्ट रिस्क, स्पेकुलेटिंग ऑन प्राइस मूवमेंट्स एंड जनरेटिंग इनकम। बिल्कुल करेक्ट है, ये बेसिकली हेजिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और प्राइस मूवमेंट्स पे स्पेकुलेट करने के लिए और इनकम को जनरेट करने के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन नहीं कर रही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये इकलौती स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं कर रही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इमेजिन यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग शेयर्स ऑफ कंपनी XYZ which are currently trading at 50 per share. You believe the stock price will rise in the near future. You buy an option contract expiring 3 months for premium 2 per share. This option gives you the right but not the obligation to buy 100 shares of XYZ before the option expire. This represent which option contract? देखो क्या हुआ कि मान के चलिए कि आप XYZ कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हो, और वो अभी 50 पर शेयर पे ट्रेड किया जा रहा है, और आपको लग रहा है कि स्टॉक प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे। तो आपको फ्यूचर में शेयर्स को परचेज करने हैं, और आपको फ्यूचर में बढ़े हुए प्राइस पे शेयर्स को परचेज करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और उसके लिए आप प्रीमियम पे करो 2 पर शेयर, और आपके पास राइट है कि आप यहाँ पर 100 शेयर्स XYZ कंपनी के बाय कर सकते हो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर। तो ये किस तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है? देखो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक कॉल ऑप्शन और एक आपका पुट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, कॉल ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो कॉल ऑप्शन के अंदर ना राइट मिलता है बाय करने का, यानी कि जो आपका बायर होता है उसको किसी पर्टिकुलर एसेट को बाय करने का राइट मिलता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बायर है उसके पास राइट है कि वो 100 शेयर्स को बाय कर सकता है, तो ये कॉल ऑप्शन होता है। पुट ऑप्शन के अंदर जो बायर होता है उसके पास सेल करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि जो हमने एग्जांपल दी थी जब मैंने आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझाया था, तो ए पर्सन के पास राइट था कि वो बी को अपनी कार जो है वो सेल कर सकता है, तब इसके पास कौन सा ऑप्शन था? इसके पास पुट ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच टू पार्टीज एक्सचेंज द कैश फ्लो और लाइबिलिटीज, विच ऑफ दीज आर टाइप ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट? तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर टाइप है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की? देखो, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जहां पर कैश फ्लोज और लाइबिलिटीज को एक्सचेंज जो है वो किया जाता है। दो पार्टीज आपस में कैश फ्लोज और लाइबिलिटीज को जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो मेनली ये दो तरह के होते हैं, एक इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप इज अ करेक्ट आंसर। अब ये होते क्या है, इसको एक एक करके समझते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है स्वैप के रिगार्डिंग वो है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट स्वैप? तो इंटरेस्ट रेट स्वैप के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले इंटरेस्ट रेट स्वैप है क्या, इसको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, देखो,
जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो दो तरह का होता है। एक आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है। ओके। जो फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस आती है वो मायने नहीं रखता, ये उतने का उतना ही रहेगा। जैसे अगर आपने मान के चले एक पर्सन है, उसने यहाँ पर एक होम लोन लिया 10 सालों के लिए और उसे हर साल 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस आती रहे उसका इसके ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि इसको चाहे मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, इसे 10% का इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है। तो ये आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट भी होता है, जहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो किसी बेंचमार्क रेट के साथ लिंक्ड होता है, और बेंचमार्क रेट के अंदर जब चेंज आता है तो आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे एक मान के चलिए कि जो बी पर्सन है उसने यहाँ पर एक होम लोन लिया है, और वो होम लोन लिया है उसमें वेरिएबल इंटरेस्ट के ऊपर, और वो जो है वो माइबोर के साथ जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। तो जो भी माइबोर है +2% ऐड करके बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अगर माइबोर 9% है तो 2% ऐड कीजिए, ये 11% हो गया। अगर माइबोर 10 है 2% ऐड कीजिए, 12% हो गया, ठीक है। तो ये बढ़ता और कम होता रहता है। कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना उनको पछतावा होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता। जैसे ए पर्सन है, उसने जब लोन लिया था तो उसने फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले लिया, पर बाद में से पछतावा हो रहा है कि यार काश मैंने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले लिया होता। उसके बाद जो बी पर्सन है ना, उसने पहले वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले लिया, बाद में जब वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बढ़ता कम होता है तो इससे हार्ट बीट इसकी तेज हो जाती है, जिससे कहता है कि मैं फालतू में ही मैंने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ले लिया, इससे अच्छा मैंने फिक्स इंटरेस्ट रेट क्यों ना ले लिया होता। तो अब दोनों पार्टीज पछता रही हैं, तो इनके पछतावे को दूर करने का एक ही तरीका है कि किसी तरीके से इसे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट दे दिया जाए और इसे फिक्स इंटरेस्ट रेट दे दिया जाए। ये काम हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? तो बेसिकली ये जो दो पार्टीज हैं वो आपस में क्या करेंगी, अपने अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर लेंगी। यानी कि ए जो है वो बी का वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे कर देगा, और बी जो है वो ए का फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो पे कर देगा, और इसके लिए उनको इंटरेस्ट रेट स्वैप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना होगा। अब ये काम कैसे करता है ये थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल की हेल्प से ही समझाऊं तो देखो, फिक्स इंटरेस्ट रेट 10% का है और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट जो है वो मान के चलिए कि वो है माइबोर +2%, ठीक है। तो इन्होंने आपस में इंटरेस्ट रेट स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बी का वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करे, और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए का फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करे, ठीक है। मान के चलिए 1 साल बीत गया, ठीक है। तो लोन की अमाउंट अगर हम मान के चले वो है 1 लाख रुपए, और ये भी 1 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट कितना बना 10,000, 10% के हिसाब से 10,000, और माइबोर मान के चलिए वो था आपका 2%, तो ये आपका 3%, तो ये आपका 9 + 2%, तो ये आपका यहाँ पर 11% हो गया, ठीक है। अब इसको 11% का इंटरेस्ट पे करना है, बी को जो है वो 10% का इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। अब देखो, इनका बैंक के साथ तो वैसे का वैसा एग्रीमेंट ही रहेगा, यानी कि बैंक के साथ इसका कुछ भी चेंजेस जो है वो नहीं हुआ है। यानी कि इसने बैंक को 10% का फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना है और इसने अपने बैंक को वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करना है। बस जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे एक्सचेंज होगा? देखो, बी को कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है? सिर्फ 10,000 रुपए, ठीक है। और इसे कितना पे करना है? 11,000 रुपए। इसका डिफरेंस कितना है? 1,000 रुपए का, ठीक है। तो ए पर्सन को 1,000 ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, तो ए ने क्या करना है? 1,000 रुपए बी को दे देना है, ठीक है। तो बी 1,000 रुपए लेकर टोटल 11,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो अपने बैंक को पे कर देगा। अब देखो, बी ने 11,000 रुपए पे किए, 11,000 रुपए पे किए, पर उसमें से 1,000 रुपए किसका है? ए का है। तो एक्चुअली में बी ने कितने पे किए? सिर्फ 10,000 रुपए, और इसने अपने बैंक को 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, पर 1,000 उसने बी को भी पे किया था। तो टोटल इसने इंटरेस्ट कितना पे किया? 11,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट को आपस में स्वैप कर लिया जाता है इंटरेस्ट रेट स्वैप के थ्रू। ओके। तो अब कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आपने यहाँ पर बताना है। पहले देखो, इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर दो पार्टीज आपस में इंटरेस्ट पेमेंट को जो है वो एक्सचेंज करते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। उसके बाद वन पार्टी टिपिकली पेज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट वाइल द अदर पार्टीज पेज अ फ्लोटिंग रेट टाइड टू द रेफरेंस बेंचमार्क रेट, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। एक पार्टी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करती है और दूसरी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करती है। और इंटरेस्ट रेट स्वैप की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑल्सो एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज, ये गलत है। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट वैसे का वैसे रहता है, वो नोशनल अमाउंट होता है, उसको एक्सचेंज नहीं करती है पार्टी, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को ही
एक्सचेंज करती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। इंटरेस्ट रेट स्वैप आर वाइडली एम्प्लॉयड फॉर मैनेजिंग मिटिगेटिंग एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्ट रेट स्वैप का यूज मेनली किया जाता है जो भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से जो भी रिस्क अराइज होता है उसको मैनेज करने के लिए और उसको मिटिगेट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर तीसरी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट का एक्सचेंज जो है वो नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, करेंसी स्वैप इज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट between two parties to exchange a principal amount and interest payment in different currencies. Which of these statement is correct regarding the currency swap? देखो करेंसी स्वैप के अंदर क्या होता है, देखो करेंसी स्वैप के अंदर दो पार्टीज ना दो डिफरेंट करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करते हैं बिना उसको कन्वर्ट किए। जैसे अगर आपको रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, डॉलर में कन्वर्ट करना हो, एक्सचेंज करना हो डॉलर के साथ, तो वो कैसे होगा, कन्वर्ट करके आप रुपीस देकर डॉलर खरीदोगे, ठीक है। पर जब आप ऐसे कन्वर्जन करते हो ना तो वहां पर एक्सचेंज रेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आने की वजह से आपको लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जो पार्टीज होती है वो करेंसी स्वैप का यूज करते हैं। करेंसी स्वैप कैसे काम करता है, इसको एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर एक ए कंपनी है, ठीक है, और एक यहाँ पर बी कंपनी। ए कंपनी जो है वो इंडिया में काम करती है, ठीक है, और बी जो है वो यूएसए के अंदर काम करती है। ए कंपनी की एक सब्सिडरी है यूएसए के अंदर जो कि है एक्स, और बी कंपनी की एक सब्सिडरी है इंडिया के अंदर जो है वाई। दोनों को ही फंडिंग प्रोवाइड करनी है, और वो जो फंडिंग है वो मान के चलिए यहाँ पर 10 लाख रुपए की है, ठीक है, 10 लाख रुपए की है, और इसके इक्वलेंट जो भी आपके यहाँ पर डॉलर जो है वो आते हैं, जो उस समय यहाँ पर रेट जो है वो चल रहा है। मान के चलिए कि जो डॉलर का रेट चल रहा है वो 80 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फंड्स की जरूरत है, मान के चलिए वो 80 लाख रुपए है, ताकि थोड़ा राउंड फिगर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको 1 लाख यूएसडी डॉलर जो है वो देने हैं इसको, अपनी सब्सिडी को, और इसे 80 लाख रुपीज जो है वो यहाँ पर देने हैं अपनी सब्सिडी को। अब इनके पास दो तरीका है, एक तो क्या है कि जो ए है वो क्या करे, रुपीज ले उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करे और एक्स को भेज दे। बी भी ऐसा करे कि वो डॉलर ले रुपीज में कन्वर्ट करे इसे भेज दे, पर यहाँ पर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से लॉसेस होने के चांसेस है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो है यूएसए के बैंक से लोन ले, यूएसए में जाए बैंक से लोन ले और अपनी सब्सिडी को पेमेंट करे। अब यहाँ पर भी दिक्कत है कि यूएसए की बैंक जो है वो फॉरेन कंपनीज को महंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है लोन देती है। सेम केस बी के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। बी अगर इंडिया में लोन लेती है तो उसे महंगे दामों पे लोन मिलेगा। तो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट किया कि जो ए है वो यहाँ पर अपनी बैंक से 80 लाख रुपए का लोन लेकर इसकी सब्सिडी को दे देगा, और बी जो है वो यूएसए के अंदर बैंक से 1 लाख यूएसडी डॉलर का लोन लेकर इसको दे देगा, जिससे दोनों को सब्सिडी को फंडिंग मिल जाएगी और उनको एक्सचेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अपने अपने देश के बैंकों से उन्हें सस्ते दामों पे लोन भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो लोन जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये आपका करेंसी स्वैप है, और करेंसी स्वैप के अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही स्वैप किए जाते हैं, यानी कि 80 लाख रुपए भी स्वैप किए जाएंगे और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी स्वैप किए जाएंगे, क्योंकि जब ये लोन लेगा ना तो ये अपने देश के अंदर 80 लाख के ऊपर लो इंटरेस्ट पे करेगा, और ये जो है वो 1 लाख यूएसडी डॉलर के ऊपर जो है वो पे कर देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है। पहला देखो, करेंसी स्वैप इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग प्रिंसिपल अमाउंट इन डिफरेंट करेंसीज विदाउट कन्वर्टिंग देम, बिल्कुल करेक्ट है। करेंसी स्वैप के अंदर हम प्रिंसिपल अमाउंट्स को एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट करेंसीज के अंदर बिना उनको कन्वर्ट किए। पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्टिव कंट्रीज करेंसीज के अंदर पे की जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। करेंसी स्वैप जो है रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जिसकी हेल्प से हम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को हेज कर सकते हैं, उससे अराइज होने वाले रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन सा डेरिवेटिव प्रोडक्ट को रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर, वो आपने चैट बॉक्स में बताना है। पहला देखो, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन से ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करता है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव और क्रेडिट डेरिवेटिव। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इन सभी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है। उसके बाद देखो, आफ्टर द मर्जर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन विद सेबी इन 2015 विच ऑर्गेनाइजेशन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कमोडिटीज डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो, जैसे ही फॉरवर्ड मार्केट कमीशन सेबी के अंदर 2015 के अंदर मर्ज हो गया, तो उसके बाद से
कौन सी एंटिटी जो है वो कमोडिटीज डेरिवेटिव को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग रूल्स एंड इंश्योरिंग देयर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन इक्विटी एंड इंडेक्स डेरिवेटिव इन इंडिया? तो कौन सी यहाँ पर जो एंटिटी है वो यहाँ पर जो इक्विटी और इंडेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं उनके रिगार्डिंग रूल्स को जो है वो सेट करती है और इंश्योर करती है कि फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो कैपिटल मार्केट के साथ रिलेटेड है, तो उनको रेगुलेट भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश आर इंडिविजुअल्स और एंटिटीज हु यूज derivatives to manage hedge risk associated with their assets, liabilities, or position. They aim to protect themselves against adverse price movements by taking offsetting positions in derivative. देखो, ऐसे इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज जो कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए या फिर हेज करने के लिए, ताकि वो अपनी एसेट्स को एडवर्स प्राइस मूवमेंट से प्रोटेक्ट कर सकें। ऑप्शन है हैजर्स, स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है? देखो, अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें डेरिवेटिव मार्केट के अंदर तो तीन है, हैजर्स, स्पेकुलेटर एंड ट्रेडर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है हैजर्स। हैजर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं। जैसे जो एबीसी कंपनी थी वो अपने रिस्क को मैनेज करना चाहती थी तो वो हैजर थी। स्पेकुलेटर वो होते हैं जो कि प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जो दूसरी पार्टी थी बी पर्सन, वो एक स्पेकुलेटर था। क्यों? क्योंकि वो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहता था। ट्रेडर बेसिकली एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट को एक मार्केट से खरीदते हैं, दूसरी मार्केट में जाकर सेल कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक था डेरिवेटिव का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो अच्छे तरीके से हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से समझ लिया। उसके बाद हमने जो मर्चेंट बैंकिंग थी उसको भी अच्छे तरीके से समझ लिया। तो आपको अगर यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारी इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की एक न्यू सीरीज है, जहां पर हम आईएफएस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाते हैं, फिर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये सीरीज हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया एग्जाम में के लिए, ठीक है? तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर किया जा सके, इसीलिए ये सीरीज को लेकर आया गया है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन सीरीज की वीडियोस को देखना है। हमारी ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, वो वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शंस के अंदर मिल जाएंगी, तो जाकर उन वीडियोस को भी ज़रूर जो है वो देख लेना, ठीक है? तो आज का जो सेशन है वो हम यहाँ पर जो है वो ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और ऐसी और इंपॉर्टेंट क्लासेस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी जो है वो जरूर दबा देना, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं, और हमारे कोर्सेज को भी जरूर एनरोल कर लेना, जहां पर आपको सारा का सारा सिलेबस जो है वो क्वेश्चन वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और ईपीडीएफ नोट्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है, तो जल्दी जल्दी हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।